देख रहे हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस दिबांग के साथ। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मेहमान से पूछा जाएगा हर जरूरी सवाल। नमस्कार, प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपका स्वागत है। मैं हूं दिबांग। प्रेस कॉन्फ्रेंस में आज मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकारों का पैनल और एक बेहद खास मेहमान कुमार विश्वास। कुमार, अक्सर मैं कुछ लाइनें कहता हूं मेहमानों के बारे में। आप कवि भी हैं, नेता भी हैं। 2 लाइनें अपने बारे में खुद कविता की। कि मैं भाव सूची उन भावों की जो बिके सदा ही बिन तोले, तन्हाई हूँ हर उस खत की जो पढ़ा गया है बिन खोले, जो कभी नहीं बरसा खुलकर हर उस बादल का पानी हूँ, लव कुश की पीर बिना गाई सीता की राम कहानी हूँ। बहुत सरल, बहुत तरल, लेकिन कुछ लोगों के लिए बहुत जटिल। उम्मीद है कि यहाँ लिफाफे खुलेंगे इस शो में और आप बरसेंगे भी। जी, आपसे सभी जरूरी सवाल पूछे जाएंगे, लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट। कोई दीवाना कहता है, कोई पागल समझता है। अरविंद केजरीवाल 15,000 वोटों से कॉलेज में हिंदी पढ़ाने वाले प्रोफेसर, देश दुनिया के मंचों पर कविताओं का पाठ करने वाले कवि, अन्ना के आंदोलन में मंच संभालने वाले आंदोलनकारी, आम आदमी पार्टी का बड़ा और चर्चित चेहरा डॉक्टर कुमार विश्वास। 46 साल के हो चुके कुमार विश्वास का जन्म दिल्ली के पास यूपी के पिलखुआ में हुआ। हिंदी साहित्य की पढ़ाई करने वाले कुमार विश्वास ने शिक्षक के तौर पर करियर की शुरुआत की। बाद में वो हिंदी के कवि बन गए। कुमार विश्वास की कविताओं ने सोशल मीडिया में ऐसा धमाल मचाया जो शायद ही हिंदुस्तान में किसी कवि ने किया हो। कुमार विश्वास को अन्ना के आंदोलन ने नई पहचान दी। अपनी शोहरत के दम पर कुमार विश्वास ने राजनीति में एंट्री ली, लेकिन कुमार विश्वास को बड़ा झटका लोकसभा चुनाव में लगा जब वो अमेठी में राहुल गांधी के खिलाफ हार गए। फिलहाल कुमार विश्वास की कविता और राजनीति दोनों साथ साथ चल रहे हैं। हम इसी आशा में जीते हैं, वतन आवाज देगा। वतन तो आवाज देगा, पर कुमार देखें कि जिस तरह की बात आजकल चल रही है, बीजेपी जो बात कर रही है राष्ट्रवाद की, आप उस राष्ट्रवाद के खिलाफ हैं कि उसके साथ हैं? मैं फर्जी राष्ट्रवाद के खिलाफ हूँ। हमारे भारतीय जनता पार्टी और दक्षिण पंथ की तरफ जो मित्र हैं, उनमें 90% के बारे में मैं ये कह सकता हूँ कि राष्ट्र शब्द कहाँ से आया ये उन्हें पता नहीं होगा। उन्हें ऋग्वेद का वो सूक्त पता नहीं होगा जब वाक सूत्र में पहली बार राष्ट्र का इस्तेमाल किया गया है। दरअसल ये एक कोशिश है, जैसे 90 के दशक में कोशिश की कि पूरे देश को हिंदुत्व विरोधी बताया जाए, जबकि सनातन परंपराओं का उन्हें पता नहीं है। हिंदू तो शब्द ही आक्रांताओं का दिया हुआ है। हम तो सनातन परंपरा के लोग हैं, आद्य शंकराचार्य द्वारा दीक्षित धर्म से आए हुए लोग हैं। ऐसे ही जब वो धर्म में फेल हो गए, वो गाय लेकर गए थे बिहार में, तो उसने गोबर कर दिया। अब उन्हें लगा कैसे करें, तो वो एक नया नेशनलिज्म लेके आए हैं और वो एक विश्वविद्यालय में चंद लफंगों द्वारा की गई एक हरकत को ठीक से डील ना कर पाने की अपनी नाकामी को राष्ट्रवाद में छुपाना चाह रहे हैं। तो मेरा इन राष्ट्र धर्म के फर्जी पुरोधाओं से सदा लड़ाई होती है। और दिबांग जी देखिए, मेरे से उनके भयभीत होने का एक कारण है। पिछले 90 वर्ष में वो गांधी से डरे, इतने ज़्यादा डरे कि उन्हें आगे तक जाना पड़ा। किस लिए जाना पड़ा? क्योंकि गांधी उसी अखाड़े में खेलते थे जिसके वो खुद को मास्टर कहते थे। गांधी स्वदेशी की बात करते थे, गांधी आयुर्वेद की बात करते थे, गांधी रघुपति राघव राजा राम गाते थे, वैष्णव जन तो तेणे कहिए गाते थे, गांधी गीता पढ़ते थे, गांधी सात्विक जीवन देते थे, ब्रह्मचर्य की बात करते थे। उन्हें लगता है इसे कैसे डील करें। तो मुझसे बात करने में उनकी समस्या ये है कि जहां वो कहते हैं कि हमारे वेदों में लिखा है, वहां से मैं वेदों से उल्लेख देता हूं, हम राष्ट्रीय संगमनी वसूना पहली बार वाक सूत्र में वहां लिखा गया है। तो मैं उनके उस फर्जी राष्ट्रवाद के खिलाफ हूं, जो फर्जी राष्ट्रवाद अमर हुतात्मा श्यामा प्रसाद मुखर्जी के सपनों को कश्मीर में बेचता है। एक ध्वज एक निशान की बात करने वाले महनीय राष्ट्रवाद के बड़े प्रवर्तक प्रधानमंत्री जी वहां 2 ध्वज के बीच में बैठकर शपथ ग्रहण समारोह देखते हैं। जो पीडीपी ये कहता है अपने घोषणा पत्र में कि पाकिस्तान और भारत दोनों की मुद्राएं चलनी चाहिए कश्मीर में, उस पीडीपी वाली बुआ जी के चरणों में साष्टांग दंडवत किए हुए पड़े, राम माधव जी से लेकर सारे धुरंधर राष्ट्रवाद के, कि एक बार मान जाओ, बस सरकार बना लो। तो मैं चूंकि सच्चा राष्ट्रवादी हूं, इसलिए मैं फर्जी राष्ट्रवाद से चिढ़ता हूं और उसके खिलाफ टिप्पणी करता हूं और उन्हें परेशानी होती है। जनता के ऊपर इस राष्ट्रवादी हमले का काफी असर हो रहा है
और वो गहराई तक जा रहा है जो है, उसका कैसे मुकाबला करेंगे? देखिए अभय जी, अगर देश के गृह मंत्री सशक्त हों, अगर देश की आईबी विरोधियों के पीछे लगने की बजाय सही तरह से ढूंढे, तो उन 4 लफंगों को जिन्होंने भारत माता के खिलाफ नारे लगाए, उनको पकड़ के अब तक जेल में होना चाहिए। लेकिन नौटंकी चल रही है, बंद कर दो, फला कर दो, वो आदमी का ही नहीं पकड़ा जा रहा। क्या देश इतना असमर्थ हो गया 125 करोड़ का? तो ये सब जो फर्जी राष्ट्रवाद है कि जिस समय पठानकोट के अमर शहीद लेफ्टिनेंट निरंजन की हत्या का षड्यंत्र सियालकोट के हवाई अड्डे पे बन रहा था एयरबेस पे, उसी समय राष्ट्रवादी प्रधानमंत्री कश्मीरी चाय के चुस्कियां ले रहे थे। इससे ध्यान हटाने के लिए एक नई चीज लेके आए, वो दिल्ली से लेके बिहार तक कास्ट, धर्म, इन सब से अलग होकर लोगों ने अपना वोट डाला। अब मेरा एक सामान्य सा सवाल है दिवांग जी, आपके माध्यम से देश से सवाल है। भारतीय जनता पार्टी के बहुत बड़े बौद्धिक विमर्श के स्वामी जो विदेश से पढ़ के आए, उनका कहना शटडाउन कर दो। भाजपा के ऑफिशियल हैंडल जेएनयू शटडाउन चला रहे हैं। लेकिन मुझे बताइए कि उसी सरकार में निर्मला सीतारमण जैसी विदुषी महिला उद्योग और वाणिज्य संभाल रही हैं, जो जेएनयू की पढ़ी हुई हैं। इसी सरकार में विदेश सचिव वो जेएनयू के पढ़े हुए हैं। विदेश मंत्रालय के पहले 7 बड़े अफसर जेएनयू के पढ़े हुए हैं। तो क्या प्रधानमंत्री इतने भोले हैं कि विदेश नीति जैसी महत्वपूर्ण चीज देशद्रोहियों के अड्डे से दीक्षित स्नातकों को दे दी गई है? ये गलत बात है। जहां से नामवर सिंह आते हो, जहां से रोमिला थापर आती हो, जहां से शर्मा जी आते हो, रामशरण शर्मा, अगर आप पूरे कैंपस को पेंट करना चाहेंगे तो ये जो येल से डिग्री लेके आई है विदुषी और इन सब के साथ में लगे हुए लोग, इनका षड्यंत्र पास नहीं होगा। 4 लफंगे हैं, वो चाहे जादवपुर में लगाएं, चाहे जेएनयू में लगाएं, चाहे मेरठ में लगाएं, पकड़ के उनमें 4 जूते मारो और बंद करो और उन पर राष्ट्रद्रोह का मुकदमा चलाओ, बाहर नहीं आने चाहिए वो। आपने रोमिला थापर की बात की। रोमिला थापर का आपको मालूम है ना, ये कहना है कि राष्ट्र शब्द जो वहां इस्तेमाल हुआ है ऋग्वेद में, वो वैसा नहीं है जो आज का राष्ट्र है। वो शायद कौटिल्य के अर्थशास्त्र में कहीं ज्यादा दिखाई देता है, पर मैं वहां नहीं जा रहा हूं। मैं उनका देखिए आदर मैं वहां नहीं जा रहा हूं। मैं इस सवाल पे आ रहा हूं कि तो आप क्या कह रहे हैं कि जेएनयू एक ऐसा अड्डा बने जहां लोग इस तरह के नारे लगाएं? बिल्कुल। और उस मौके पे नारे लगाएं जब हमारे जवान वहां शहीद हो रहे हों। किसी की हिम्मत कैसे हो जाए हिंदुस्तान में भारत मां के खिलाफ नारा लगा दे? और नारा लगाने के बाद वो कौन सी सरकारें हैं, उनकी क्या नपुंसकताएं हैं कि वो आदमी जेल के भीतर नहीं है? आप उन सब लोगों को पकड़ रहे हैं, आप जेएनयू के विरोध में प्रचार कर रहे हैं। देखिए, मैं आपसे स्वयं कह रहा हूं, एक हमारे ऋषि हैं चारवाक, जो हमारी पूरी परंपरा के खिलाफ बोलते हैं। कहते हैं जब तक जियो मौत से जियो, उधार लो और घी पियो, और अगर आपने उधार का घी पचा लिया तो किसकी मां ने दूध पिलाया जो आपसे पैसे वापस ले ले? तो इसलिए कहते हैं महर्षि हैं। वो तो इसलिए कहते हैं कि पुनर्जन्म पता नहीं कब होगा। नहीं, लेकिन दिवांग जी वो भी महर्षि हैं। उनको लोगों ने नहीं कहा इनको पाकिस्तान छोड़ के आओ, इनको बाहर निकाल दो, ये तो देशद्रोही हैं, जूते मारो इनको, ये सब नहीं कहा उन्होंने। अगर देश की कोर्ट के अंदर पुलिस के रहते हुए कोई व्यक्ति सुरक्षित नहीं है, चाहे अपराधी है चाहे नहीं है। छोटा सा एक बच्चा कल हमारे घर पे आया हुआ था, वो अपने पापा से पूछ रहा था ये कन्हैया बुरा आदमी है क्या? तो उसके पिताजी ने कहा बेटा अभी तय नहीं हुआ है, अभी बात चल रही है कि अच्छा है कि बुरा है, मुकदमा चलेगा। तो बोला जब अभी बात चल रही है तो वकील अंकल क्यों शोर मचा रहे हैं? कितनी अजीब बात है, कितनी प्यारी सी बात है जो मैं और आप नहीं समझ पाए। तो आप इस देश को उसी माहौल में ले जाना चाहते जो आप राम मंदिर के समय ले गए, और हुआ क्या? रामलला टाट में, पट्टे सारे ठाट में, सारे कोठियों में बैठे, रामलला टाट में बैठे हुए हैं। तो ये देश दोबारा मूर्ख नहीं बन सकता। आप भारत माता के खिलाफ बोले, आप उसको बंद कर दीजिए, हमें दे दीजिए दिल्ली पुलिस, हम इन राष्ट्रवादी फर्जी गुंडों को भी संभाल देंगे और दिल्ली पुलिस को भी संभाल देंगे। मुझे अनुपम खेर ट्रोल कर रहे थे और उनका कहना ये था कि मां के खिलाफ इस तरह के जब नारे लगेंगे तो आपके जज्बात भड़केंगे। ये उन रक्षकों की विफलता है जिनके रहते मां के खिलाफ नारा लग गया। अगर मैं कहीं बैठा हूं, मेरे किसी टीवी शो में, चाहे वो भारत का प्रतिनिधि हो चाहे किसी अलगाववादी राजनीति का प्रतिनिधि हो, भारत मां के खिलाफ बोल के दिखा दे तो मैं उसको चुप कर दूंगा। पर मैं ये थोड़ी करूंगा कि मैं उसको पीटने लगूं, कूटने लगूं, मेरे 4 समर्थक टीवी चैनल में घुस के उसको कूट पीट दे। ये तो बाहर खड़े उस सिपाही की विफलता है, ये बाहर खड़ी उस जज की विफलता है, उस न्यायपालिका की विफलता है, ये गृह मंत्री की विफलता, आईबी की विफलता है। आपके रहते अचानक तो नारा लग नहीं गया होगा। कह रहे हैं 2 साल से राष्ट्रवादी विरोधियों का अड्डा बना हुआ है, तो भाई 2 साल से कर क्या रहे हो आप सिर्फ यही कर रहे हो कि मेक इन इंडिया, स्किल इंडिया, तो अब नया प्रोग्राम भी चला दो बीट इन इंडिया, उसकी बाकायदा लॉन्चिंग कर दो, उसके लिए भक्त निर्धारित करो, ये पीटेंगे, यहाँ पीटेंगे, ये पिटने की जगह होगी, ये टारगेट लिस्ट होगी, प्रधानमंत्री इनको संबोधित करेंगे, उनको ज्ञापन देंगे, तो नया प्रोग्राम भी चलाओ बीट इन इंडिया। दादरी होती है तो केजरीवाल साहब दादरी चले जाते हैं, जबकि आपके यूपी से कोई लेना देना नहीं है आपकी पॉलिटिक्स का। हैदराबाद में रोहित वेमुला का होता है, आप रोहित वेमुला के लिए वहाँ पे केजरीवाल चले जाते हैं। लेकिन जब पठानकोट होता है तो केजरीवाल को कई हफ्ते लग जाते हैं वहाँ जाने में, वो भी काफ़ी क्रिटिसिज्म के बाद वहाँ पहुँचते हैं। मालदा में आप ना कुछ बोलते हैं ना वहाँ पर आप जाते हैं। तो आपको लगता है कि आप भी सत्ता की लालच में वोट बैंक की राजनीति करने पर आप भी आमादा हो गए हैं? अगर आप दादरी को पठानकोट से जुड़ें तो बहुत ख़राब बात है। पठानकोट एक ऐसा मैटर है कि ड्रग्स के माध्यम से वहाँ के लोग सम्मिलित हुए और बाहर के लोग आए और उन्होंने हमारी भारतीय अस्मिता पे हमला करा।
अगर आप उसमें मौके पर पहुंचे तो वो बड़ी घृणित राजनीति है। हमको एनएसए पे विश्वास करना पड़ेगा, हमको गृह मंत्रालय पे विश्वास करना पड़ेगा, अपनी महान भारतीय सेना पर विश्वास करना पड़ेगा और उसके बाद हमें उसकी आलोचना करनी पड़ेगी। इसलिए मुझे आश्चर्य है कि अगर जो लोग देखते हैं, जिस समय पठानकोट चल रहा था, पहला ट्वीट किसी राजनीतिक पार्टी का मेरा आया था जिसमें मैंने कहा था ये वक्त हिंदुस्तान के जाबाज बेटों के साथ खड़े होने का है, इसकी विवेचना करने का नहीं है, ये बाद में कर लेंगे। उस समय तो हमें अपनी सरकार के साथ खड़ा होना है। हमें कहना है कि प्रधानमंत्री जी आप लड़िए, गृह मंत्री जी आप लड़िए, चाय मत पीजिए इसके साथ, मारिए इनको घुस के। एक बात जिसमें आप बिल्कुल दूसरी पार्टियों जैसे हैं वो ये है कि थोड़ी सी भी आपकी कहीं आलोचना हो जाए तो आप और आपके प्रवक्ता बिल्कुल लठ लेके बैठ जाते हैं, जबकि ये परिकल्पना थी कि भाई आप लोग एक कंस्ट्रक्टिव एंगेजमेंट की बात सोचेंगे, बात करेंगे, एक बातों को सही तरीके। ये बीमारी आपको कैसे लगी? क्या मुश्किल क्या है आपको? नहीं, कोई देखिए कोई ऐसी बीमारी भी नहीं है, ऐसा परसेप्शन हो गया है, अब हम उसे सुधारने की कोशिश करेंगे। 7-8 महीने मैंने इन दोनों भाजपा और कांग्रेस के चरित्र हनन जैसे दुष्चक्र को झेला है, जहां सुबह दोपहर शाम मेरे खिलाफ विश्वमन किया गया। जिन लोगों ने इतने बड़े प्रोग्राम चलाए थे, विश्वास लीला, कुमार कांड, क्या वो पत्रकारिता के नाम पर कलंक नहीं है कि जिस समय दिल्ली पुलिस अपनी पूरी योजना के बाद भी ये सिद्ध करने में कामयाब नहीं रही, उन्होंने कहा साहब ये तो झूठा केस था। खुद कांग्रेस की जो स्पोक पर्सन थी, जो महिला आयोग के अध्यक्ष थी, उन्हें कोर्ट में लिख के देना पड़ा कि साहब ये झूठा केस था। अब उसके बाद चुप हो गए। तो मेरा भी तो परिवार है ना, मेरे भी माता पिता होंगे, मेरी पत्नी होगी, मेरी बेटी होगी, वो टीवी पे खबर चल रही है तो एक सामान्य आदमी को रिएक्शन आता है। अब आप इसे घुटा हुआ पॉलिटिशियन बना दीजिए, बिल्कुल वो क्या कहेगा, यह सब हमारे विरुद्ध जो हो रहा है समय इसका न्याय करेगा, ऐसा थोड़ी बोलेंगे। गुस्सा आता है, गुस्सा मुझे भी आया उस समय के लिए, लेकिन अब काल चक्र है। जिन्होंने राष्ट्रवाद के सबसे बड़े प्रवर्तक और हिंदुस्तान के सबसे आत्मीय नेता अटल बिहारी वाजपेयी जी पर चारित्रिक टिप्पणी की, उनके व्यक्तिगत निजी जीवन पर आरोप लगाए, वो आज भाजपा के खैरख्वाह हैं, संकट मोचक हैं, उनके वकील हैं। और दूसरी जो एक बात जिसमें आप दूसरी पार्टियों जैसे हैं वो ये है कि आपके यहाँ भी एक हाई कमांड कल्चर है। कुछ लोग बैठ के तय कर लेते हैं कि ये होगा और वही पार्टी में होता है। नहीं, एक पार्टी है जिसमें आजकल एक आदमी की चलती है, दूसरी पार्टी है जिसमें एक परिवार की चलती है। हमारे यहाँ 4-5 की चलती है तो हम ज़्यादा डेमोक्रेटिक है, हम ज़्यादा सही है, लेकिन ऐसा है नहीं। दोनों खबरें आप लोग चलाते हैं। एक तरफ तो ये चलाते हैं कि अरविंद की चलती है, एक तरफ ये चलाते हैं कि अरविंद से मतभेद हैं बहुत सारे लोगों के, मेरी चलाते रहते हैं। तो दोनों में से एक ही बात तय होगी ना, या तो मतभेद होंगे या नहीं होंगे। जबकि शुरुआत में जब आप आए थे तो ऐसा लगता था कि आप हर बात रायशुमारी से करेंगे। मोहल्ला सभाएं हो रही हैं, विधायकों के साथ मीटिंग हो रही हैं और बहुत पारदर्शिता है। मेरे ख्याल से इतनी सुविधा के साथ नेताओं से जो सत्ता में बैठे हुए लोग हैं शायद ही कोई मिल पाता हो जितना हमारे यहाँ होता है। सब आदमी घुस रहे हैं, सब अपनी बात कह रहे हैं। यहाँ तक कि मुख्यमंत्री बोल रहा है, मुख्यमंत्री बैठा, कैबिनेट बैठी, एक लड़की आती है और फेंक के चली जाती है शाही आराम से। अगर ऐसा हो नहीं हो तो दूसरी पार्टी में देखो, आप छू भी नहीं सकते हैं, वो बम भी हो सकता है जो फेंक के गई। तो इसका मतलब लोग छू पा रहे हैं, बात कर पा रहे हैं, कह पा रहे हैं, तभी ऐसा हो रहा है। चलिए, आप बाकियों जैसे हैं या नहीं हैं उसके लिए ये एक बयान है, ये बड़े नेता हैं। अरे तुम्हारे तो कर्म फूटे हैं, मेरे तो शब्द खराब होंगे। मैं तो गांव का सिवानी में पैदा हुआ था, एक हिसार के पास एक गांव है, मेरा हो सकता है मेरे शब्द खराब है। तुम्हारे तो कर्म खराब हैं, तुम अपने कुकर्मों की माफी मांगो देश से, मैं अपने शब्दों की माफी मांगूंगा देश से। इसमें क्या खराब बात है बताइए? एक निर्वाचित 67 सीटों के मुख्यमंत्री के ऑफिस में सुबह 9 बजे आप सीबीआई घुसा देंगे इसलिए कि वो डीडीसीए की फाइल आपको चेक करनी है, और उस व्यक्ति से आप प्रतिक्रिया मांगेंगे तो क्या कहेगा? कह रहे साहब आपने ऐसा क्यों बोल दिया? उसने कहा भी मेरे तो शब्द खराब है, मैं गांव का आदमी हूं, तुम्हारे तो कर्म खराब है। कर्म खराब है, सचमुच खराब कर्म है। देखिए कुछ परसेप्शन होते हैं, जैसे नरेंद्र मोदी का परसेप्शन है कि वो देशभक्त है। अरविंद केजरीवाल के बारे में ये बात पूरा देश मानता है, जानता है और विश्वास करता है कि वो एक बेहद ईमानदार व्यक्ति हैं, ईमानदारी के लिए लड़ रहे हैं, भ्रष्टाचार के विरुद्ध लड़ रहे हैं। अब आप उनके यहाँ भ्रष्टाचार के आप छापा डाल देंगे तो लोग आपको गालियां बकेंगे नहीं बकेंगे, और आदमी को गुस्सा आएगा कि नहीं आएगा? इसमें सही बात है, गुस्सा उसको आया, भोला आदमी है, सीधा गुस्सा आया, सीधा व्यक्त कर दिया। आप कह रहे हैं कि भाषा खराब है, इसमें क्या भाषा खराब है? पर इसमें क्या कह रहे हैं कि ये डरपोक हैं, प्रधानमंत्री नाम लेकर कह रहे हैं कि वो साइकोपैथ हैं। साइकोपैथ कह रहे हैं आप? देखिए, आप मुख्यमंत्री हैं, प्रधानमंत्री के बारे में आप इस तरह की भाषा इस्तेमाल कर रहे हैं कुमार। मैं तो ज्यादा अंग्रेजी नहीं जानता कि इसमें गलत क्या है। मैं ज्यादा अंग्रेजी नहीं जानता, लेकिन मैं ये मानता हूं कि अरविंद का जो उस वक्त का गुस्सा है वो बहुत ही जस्टिफाइड है। वो ये बताता है कि वो एक पारदर्शी व्यक्ति हैं, उनके अंदर जैसी भावनाएं आती हैं उसके हिसाब से वो काम करते हैं। भारत की घुटी हुई राजनीतिक विज्ञता ये कहती है कि ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। बड़ी पॉलिटिकल क्लास और उस पॉलिटिकल क्लास की समीक्षा करने वाले लोग ये कहते हैं कि ये बातें नहीं करनी चाहिए। करनी कैसी चाहिए? महाराष्ट्र में जाइए और कहिए कि ये नेशनल करप्ट पार्टी है, और बाद में कहिए कि भाव के लिए तो हर जगह से सलाम आता है। करनी कैसी चाहिए कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी का हम बलिदान का बदला लेंगे, एक ध्वज एक निशान होगा और 2 निशानों के नीचे बैठ जाना चाहिए। और कुमार, हम तो ये समझते थे कि अच्छा राजा वही होता है जिसमें संवेदनाएं होती हैं, है तो तभी जिसमें तो बोल गया। संयम होता है।
हल्का ऊपरी पानी ना हो जो बर्फ की तरह ठंड में जम जाए और गर्मी हो तो उड़ जाए, वो गहरा बहता पानी होना चाहिए, ऐसा हम समझते थे। ये आप परिभाषा उसकी बदलना चाहते हैं अरविंद के लिए? भारतीय राजनीति के शीर्ष पर जब जब संवेदनशील लोग बैठे हैं, चाहे वो अटल बिहारी वाजपेयी हों, चाहे लाल बहादुर शास्त्री हों, तब तब उन्होंने, या भारत के राष्ट्रपति भवन में जब राजेंद्र बाबू बैठे, या राष्ट्रपति भवन में एपीजे अब्दुल कलाम बैठे, ये वो लोग थे जिनकी संवेदना का जो उछाल था बड़ा वोकल था, बाहर तक बहता था। तब तब अच्छे निर्णय हुए हैं, क्योंकि देश में काम तो अपने आप चलता रहता है, महत्वपूर्ण निर्णय का समय तब आता है जब आपकी संवेदना प्रबल हो। और अरविंद जैसे दोस्तों की, साथियों की और मेरे जैसे व्यक्तियों की अगर संवेदना प्रबल है राजनीति में, हम हर्ट होते हैं, खुशी होते हैं, नाचने भी लगते हैं। बताइए, एक छोटा सा चुनाव जीता दिल्ली का, जरा सा ही तो चुनाव था, ऐसी क्या प्रसन्नता थी कि एकदम इतने पागल हो गए आप कुमार विश्वास के, आप छज्जे चढ़ के नारा लगा रहे हैं और कह रहे हैं कि उत्तर से लेकर दक्षिण तक पूरा प्रधान बदल डाला, दिल्ली ने बटन दबा के पूरा हिंदुस्तान। बाकी आपकी सलाहें बिल्कुल निश्चित रूप से मानने योग्य है। अरविंद को भी अपनी राजनीति पर बहुत काम करना है, व्यक्ति के रूप में भी बहुत काम करना है। विष्णु के अवतार थोड़ी है जो पूर्ण पुरुष होंगे। और ये आप बार बार क्यों मोदी से क्यों भिड़ जाते हैं? मतलब वो देश के चुने हुए प्रधानमंत्री हैं, पार्टी को पूर्ण बहुमत है, आप एक राज्य भी नहीं है दिल्ली, वहां के मुख्यमंत्री हैं। ये मुझे भी आप बार बार क्यों मोदी से बराबरी करते हैं? नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री दुनिया भर में जाते हैं, घूमते हैं, जैसे उनको सिर्फ दिल्ली के अलावा कुछ दिख नहीं रहा ऊपर से। ये भाव आप क्यों देना चाहते हैं? मैं भी इस बात पे आश्चर्य हूं कि 29 राज्यों के प्रधानमंत्री को एक अर्ध राज्य में इतनी रुचि क्यों है? क्योंकि मैं मानने को तैयार नहीं हूं कि नजीब जंग साहब, बस्सी साहब, गृह मंत्री राजनाथ सिंह जी, ये इतनी बड़ी फिगर हो गए कि प्रधानमंत्री से पूछे बिना ये काम करते होंगे कि सोमनाथ का कुत्ता पकड़ना है, और बाद में कोर्ट के कि कुत्ता भी निर्दोष है और सोमनाथ भी निर्दोष है। आप क्या कह रहे हैं कि सोमनाथ का कुत्ता पकड़ा गया तो प्रधानमंत्री जी ने कहा होगा बस्सी साहब के, बस्सी साहब उसका कुत्ता पकड़ लो? नहीं, मैं ये नहीं। आपको लगता है कि दिल्ली पुलिस के कमिश्नर को सीधे प्राइम मिनिस्टर से मिलना चाहिए? वो गृह सचिव से बात करे, गृह मंत्री से बात करे, और प्रधानमंत्री के मिलने कैसे गए? सूट में गए, ड्रेस में नहीं गए, और बाहर निकल के शेरो शायरी करने लगे, कैसे कैसे लोग हो गए, क्या हो गया। ऐसा होता है क्या? अगर प्राइम मिनिस्टर ने डांटा होता है, कुछ कहा होता है कि क्या बकवास हो रही है यार, कि कोर्ट में से आदमी पिट रहा है, तो वो बाहर मुंह लटकाए आते, बिना बयान दिए चले जाते। वो तो आराम से, किसका मतलब अंदर जाके पीठ पे हाथ फिराया होगा कि जिंदाबाद जिंदाबाद, चिंता मत करना, पद तैयार है, काम ठीक से करे रहो। उसकी शुभकामना मैं बस्सी साहब को दे भी चुका हूँ। आपने आपके मैनिफेस्टो में चुनाव के पहले ये माना है कि ये केंद्र शासित प्रदेश है और इसे पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाएगा। जब आपको ये मालूम है केंद्र शासित प्रदेश है तो यहाँ केंद्र का शासन चलेगा, फिर ये आप परसेप्शन क्यों बनाने में लगे हो बार बार कि केंद्र इसमें इंटरफेयर कर रहा है? ये एक परसेप्शन की लड़ाई आप ऐसा क्यों लड़ रहे हो कि जैसा मोदी आपको काम ही नहीं करने दे रहा है, 24 घंटे हाथ पकड़ के बैठे हैं? इन्हीं चुनावों में और पिछले चुनाव में मैंने पूरी दिल्ली में होर्डिंग देखे, प्रधानमंत्री का चेहरा लगा हुआ जिसमें लिखा था कि अगर हम जीतते हैं हम इसको पूर्ण राज्य का दर्जा देंगे। इस पूर्ण राज्य के दर्जे पे मैं मान के चलता हूं कि प्रधानमंत्री की भी राय है, भाजपा की भी राय है, कांग्रेस भी ये कहती है, हम भी ऐसा कहते हैं, तो हो जाना चाहिए। या तो भाजपा अगली बार से ये कर दे, अगर हम जीते तो बिहार को पैकेज देंगे और नहीं जीते तो नहीं देंगे, अगर हम जीते तो दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा देंगे, नहीं जीते तो फिर हम केजरीवाल को तंग करेंगे। तो ये पूरा देश देख रहा है वो जो कर रहे हैं। भारत एक ऐसा देश है जहां जो विक्टिमाइज होता है उसके प्रति सिंपैथी होती है। प्रधानमंत्री के भी जो भी सलाहकार हों, मेरे से तो सलाह लेते नहीं है, पुराने मित्र हैं, शुभचिंतक हैं, प्रशंसक हैं, शायद टीवी देख रहे हो, काफ़ी शौक है उन्हें टीवी देखने का, तो उनको सलाह यह है कि जलालुद्दीन अकबर ने हिंदुस्तान पर राज्य 52 साल इसीलिए किया कि उसके चारों तरफ नवरत्न थे। 29 राज्यों के प्रधान हैं वो कार्यकारी, मेरे भी प्रधानमंत्री हैं। इस अकेले आधे राज्य के केजरीवाल के पीछे क्यों पड़े हुए हो? इसे क्यों बराबर में लाके लड़ रहे हो? वरना वो प्रधानमंत्री कैंडिडेट हो रहा है, अपने आप ही हो रहा है। अरे ये है ही केंद्र शासित प्रदेश सर, तो ये कम से कम आप पहले इसको पूर्ण राज्य का दर्जा देने के लिए बिल पास कर लीजिएगा, प्रस्ताव लाइएगा, केंद्र में जाइएगा। ये कोई लड़ाई लड़ने का तरीका होता है? मेरा वही बार बार जब आप कहीं असफल होती है आपकी पार्टी तो घुमा फिरा के मेरा कहना यह है कि पहले ये तय कर लें कि राज्य उन्हें चलाना है कि हमें चलाना है। जब अफसरों की ट्रांसफर करने हो तो जंग साहब कहते हैं हमें करना है, जिस समय कूड़े का ढेर होता है वो गोवा चले जाते हैं। अभी जेएनयू विवाद हो रहा है तो वो चुप बैठे हुए हैं। ये कोई तरीका थोड़ी होगा कि क्राइसिस दिल्ली में होगा तो आप लंदन चले जाओगे, जैसे हम पहला कहा करते थे कांग्रेस के टाइम में, देश स्पेन में, पप्पू स्पेन में। ये नहीं चलेगा कि दूध मलाई राजा खाए और चीची चीची कौवा खाए, ऐसा थोड़ी चलता है देश। भाई आप तय करिए। तो आप भी जनादेश से आए हैं, आपकी पार्टी में 1000 लोग थे जो आपके विरोधी हैं और अब 2000 हैं जो आपके विरोधी हैं, पर जनादेश आपके साथ था तो सबको कहना पड़ा नरेंद्र भाई ने गौरव का पल दिया है, उन्हें भी कहना पड़ा। तो जनादेश का सम्मान करिए। पर ये जो दिल्ली में हो रहा है और लगातार हो रहा है और बहुत सड़कों पर हो रहा है, चाहे जेएनयू की बात हो या जब पटियाला कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट के कहने के बावजूद हो रहा है, इसमें आप तो कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं। आम आदमी पार्टी सिरे से गायब है। जिस दिन ये घटना हुई सबसे पहली प्रतिक्रिया आम आदमी पार्टी की आई, सबसे पहली। अगर आप ये चाहें कि अब हम जेएनयू जाके ये काम करें तो फिर क्या चलेगा? देखिए अब ये कूदे राजनीति में। भाई ये फेलियर है आईबी का, ये फेलियर है गृह मंत्री जी आपका, ये फेलियर है बस्सी साहब आपका। हो सकता है इसके बाद आप मिजोरम में राज्यपाल मिले मुझे,
पर प्लीज अपनी उस लाल बत्ती के लिए और अपने उस लाल सलाम के लिए लाट साहब बनने के लिए जेएनयू जैसे परिसर को कलंकित मत करिए। आप लोग भी अब ड्राइंग रूम से बैठ के एक ट्वीट कर देते हैं, जमीन पे सड़क पर उतरने वाले आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता वॉलंटियर वो कहाँ हैं? देखिए, जब आप सरकार में हैं तो आप सरकार की तरह काम करते हैं। सरकार ने काम किया, गृह मंत्री सरकार ने मुलाकात की, सरकार ने राष्ट्रपति से मुलाकात की, सरकार के पास लेफ्ट और जनता दल यूनाइटेड के लोग आए, उन्होंने कहा कि हम केंद्र सरकार की इंक्वायरी संतुष्ट नहीं है, आप अपनी इंक्वायरी बनाइए। चीफ मिनिस्टर ने कहा हम अपनी इंक्वायरी कमेटी बना देते हैं आपके कहने पर। आप यही कर सकते हैं, मेरे ख्याल से इतना ही होना चाहिए। और धीमे धीमे लोग इस बात को समझ रहे हैं कि अपनी नाकामी छिपाने के कारण इस पूरे खेल को राष्ट्रद्रोह और राष्ट्र धर्म के नाम से बताया जा रहा है। जो लोग देश का कोयला बेचते रहे हों, जो लोग इस देश के स्वदेशी के विचार को गिरवी धर के आते हों 28-28 साल के सीईओ के चरणों में जाके विदेश में, वो लोग अगर हमें राष्ट्र धर्म सिखाएंगे, राष्ट्रवाद सिखाएंगे, तो ये तो फिर वही हो गया कि सूरज में लगे धब्बा कुदरत के करिश्मे हैं, बुत हमको कहें काफिर अल्लाह की मर्जी है। ये आपने वायदे किए थे मैनिफेस्टो में। दिल्ली स्किल मिशन में आपने कहा कि आप 1 लाख लोगों को पहले 2 साल तक ट्रेनिंग देंगे, इसमें कुछ हुआ नहीं। दूसरा, आपने कहा कि जो वैकेंसीज हैं उनको हम लोग तुरंत भरेंगे। 55,000 वैकेंसीज की आपने बात की, जिसमें 4,000 डॉक्टर, 15,000 नर्स हैं, उसमें कुछ नहीं हुआ। दोनों पर उप मुख्यमंत्री काम कर रहे हैं, मुख्यमंत्री काम कर रहे हैं लगातार, और जो उनके वादे हैं टाइमलाइन, वो भी अपना मैनिफेस्टो गीता की तरह, कुरान की तरह, बाइबल की तरह लगातार पलटते हैं कि क्या क्या कहा जा रहा है, और लगातार हो रहा है। और ये आपका जो प्रश्न है ये प्रासंगिक है, और मुझे लगता है आने वाले समय में भी आपको लगातार पूछना चाहिए, मुख्यमंत्री से भी पूछना चाहिए, उप मुख्यमंत्री से पूछना चाहिए, मुझसे भी पूछना चाहिए, क्योंकि ये जो जवाबदेही है अगर ये तय नहीं होगी तो जनता समझ जाएगी। अभी सीख गए, मतलब खूबसूरत मोड़ जो सवाल को दिया है वो दर्शक देख रहे हैं, मैं भी देख रहा हूँ। थोड़ा ठीक है, लेकिन ये एडमिट भी साथ साथ कर लिया कि जो वायदे किए थे उनमें बिल्कुल फेल हो गए हैं। सैकड़ों करोड़ रुपए आपने फूंके हैं विज्ञापनों में, क्या इसी साल भर की नाकामी को कवर करने की कोई कोशिश है, या कि आपको मालूम है कि मीडिया कहीं सच न बता दे, सच न लिख दे अखबारों में, तो उससे बचने के लिए साजिश की गई? हमारे बारे में एक अफवाह तंत्र बड़ा प्रासंगिक रहता है। 550 करोड़ खर्च कर दिए, चलने लगा। बाद में साल के बाद पता चला कि 40 करोड़ टोटल सारे विभागों ने मिलकर खर्च किए। अपनी बात जनता तक पहुंचाने के लिए तो आपको विज्ञापन में बताना पड़ेगा ना, फ्लाईओवर में आपने 100 करोड़ बचाए, दूसरे फ्लाईओवर में 128 करोड़ बचाए, आपने 3 महीने पहले कर दिया, आपने मोहल्ला क्लिनिक खोले, आपने बिजली पानी का वायदा पूरा करा, आपने मोहल्ला सभाएं करके स्वराज बजट पहली बार प्रस्तुत किया, आपने शिक्षा का बजट 104 गुना किया। एपीजे अब्दुल कलाम प्रशंसा करके गए, भारत में आज तक नहीं हुआ। तो आपको ये बात कहनी तो पड़ेगी, तो अखबार में कहनी पड़ी, विज्ञापन में कहनी पड़ी, और मुझे लगता है ये जायज है, करना चाहिए, ज्यादा करना चाहिए, बल्कि और करना चाहिए। एक और बयान है, ये आपके नेता के बारे में, ये सुन लेते हैं। दिल्ली हमारी कैपिटल है, राजधानी है, उसके चीफ मिनिस्टर हो आप, जब इतने आएंगे आपके फॉरेन विजिटर्स एंड ऑल, एटलीस्ट प्लीज पुट ऑन अ कोट एंड प्लीज टेक ऑफ योर मफलर एंड प्लीज पुट ऑन शूज। इतने महंगे नहीं है जूते, और हम सबको कह देंगे कि हम आम आदमी हो, पर देश के लिए आपको ड्रेस करना पड़ेगा। अगर वो नहीं करेंगे तो आप भिजवाने को तैयार हैं उनको सूट बूट और एक जूता? जरूर, मेरे से जो अगर उनको प्रॉब्लम आ रही है, इफ ही सच अ पुअर मैन, ही जस्ट रेज्ड हिज सैलरी बाय 400%, बट अगर कमजोर उसको जूता नहीं खरीद सकते, मैं जूता भेज देता हूँ, नो प्रॉब्लम। आई कैन सेंड हिम अ कोट, आई कैन सेंड हिम व्हाटएवर ही वांट्स, मुझे बता दे, मैं भेज देता हूँ। मुझे विदेशी लोग आते हैं, उनसे मिलना पड़ता है, मुख्यमंत्री हैं, मफलर बांध देते हैं, चेहरा दिखाई नहीं देता, चपली पहन के आ जाते हैं, जवान मार्च करते हैं, उनको लगता है कैसा ये आदमी है। पहले आर्यभट्ट अजय माकन थे जिन्होंने शून्य की खोज की अपनी पार्टी के लिए दिल्ली में, और अब अगले शून्य की खोज इनकी है, इनके जीवन का आखिरी समर है, और वो जो बेचैनी है और वो जो हताशा है उनके चेहरे पे दिखाई दे रही है। दिव्यांग जी, बड़े शर्म की और मतलब सोच की बात है कि जिस देश में बचपन में कहानियाँ लाल बहादुर शास्त्री की ये चली कि वो नदी पार करके पढ़ने जाते थे, जिस देश में सामान्य जीवन जीना और साधारण रहना गर्व का प्रतीक बनाया जाता था, वहां ये भाषा कांग्रेस के लोग बोलते हैं। इसमें कोई खराब बात नहीं है। शेर है गालिब का बड़ा मशहूर कि मुझे यहाँ लिबास की कीमत है आदमी की नहीं, मुझे गिलास बड़े दे शराब कम कर दे। ये वो लोग हैं जिनका कंटेंट खराब है, जो अपने कपड़े से छिपाना चाहते हैं। विवेकानंद से किसी ने ये कहा था कि आप जेंटलमैन वाली ड्रेस पहन के आइए, उन्होंने कहा मैं उस देश से आया हूं जहां कपड़े से जेंटलमैन नहीं बनता, चरित्र से जेंटलमैन बनता है। तो इनसे बड़ा कपड़ा अरविंद केजरीवाल के तन पर है, ये होंगे महाराज, इनका कितना ही बड़ा कोहिनूर लगा हो। इनसे निवेदन है कि जितने सूट भेजने हैं, मैं थैंक यू का लेटर भेजूंगा, मैं तो ब्राह्मण हूं, मांग के खाने की मेरी परंपरा है 5000 साल की, धन्यवाद भी करूंगा, हाथ भी जोड़ूंगा इनके लिए, मुझे भिजवा दे, मैं पहन लूं। दिल्ली से बाहर निकलने की आप कोशिश कर रहे हैं, आप उत्तराखंड में देख रहे हैं, पंजाब एक जाने की बड़ी बात हो रही है, उस पर क्या हो रहा है कुमार? पंजाब मन बना चुका है। पंजाब ने तय किया है कि वो करप्शन से, पंजाब ने तय किया है कि वो नशे से मुक्ति पाएगा। अब अकालियों का एक ही एजेंडा है कि पूरे डिस्कोर्स को रिलीजन पे लेके आओ, धर्म पे लेके आओ। इनका एक ही एजेंडा है कि इस तरह की मजाक उड़ाओ। ये दोनों एजेंडे चलने वाले नहीं हैं। और मैं आज आपके चैनल पे कह के जा रहा हूँ
कि 80 से कम सीटें हम पंजाब में जीतेंगे नहीं। उत्तराखंड में हम आंदोलन जरूर कर रहे हैं, अभी सबसे वैलिड प्रश्न हमने उठाए, वहाँ सारे आंदोलन हमने किए हैं, वहाँ कोई भाजपा आंदोलन नहीं कर रही, कांग्रेस आंदोलन नहीं कर रही, वो तो पार्टी सरकार में है। लेकिन वहाँ चुनाव लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे ये पार्टी तय करेगी, मिलकर एक साथ तय करेगी, और वहाँ के कार्यकर्ताओं का उत्साह और बूथ प्रबंधन तय करेगा। अरविंद केजरीवाल जिनके पास कोई यहाँ विभाग नहीं है, उनको इस्तीफा देकर पंजाब नहीं जाना चाहिए, वहाँ परचम नहीं लहराना चाहिए आम आदमी पार्टी का। पहली बात तो अरविंद स्वयं स्पष्ट कर चुके हैं, 5 साल केजरीवाल का नारा लगाकर हम दिल्ली में आए हैं, हमको दिल्ली में रहना चाहिए। दूसरा, भारत पर मर मिटने के लिए जितने आधिकारिक फांसियां हुई हैं उनमें सबसे बड़ा प्रतिशत सिख माओं की कोख का है। ये कह के आप उस पूरे प्रदेश को ये कहना चाहते हैं कि आपके पास व्यक्ति नहीं, उनके पास एक से एक बड़े हीरे पड़े हुए, एक से एक बड़े नायक हैं। आज जो वो नवल नायक सड़क पर निकले हैं, जो मुक्तसर में उन्होंने लाखों की रैली की है और इन दोनों पार्टियों को आईना दिखाया है, उन सब योद्धाओं में हमारा पूर्ण विश्वास है। और अरविंद दिल्ली में ही रहेंगे, वे हमारे राष्ट्रीय संयोजक हैं, हमारे सर्वमान्य नेता हैं, और पंजाब अपनी विजय सुनिश्चित करेगा और अपनी सरकार चलाएगा। तो कुल मिलाकर वहाँ जो तैयारी चल रही है उसमें आपने कवि का रूप भी अपना वहाँ पे दिखाने का तय किया है, पंजाबी में कविता सुनाएंगे? पंजाब वो जोड़ दिया है मैंने, इन दिनों गीत लिखा था भगत सिंह पे, तो लोगों ने सोचा कि पता नहीं क्यों लिख लिया, वो काफ़ी पॉपुलर हो गया है शोज़ में। हाँ। लोगों को ऐसा लगता है, लेकिन नहीं, वो ऑल टाइम फेवरेट हीरो हैं हमारे। 2 लाइनें जी। सरदार किशन दा पूत राजमाता विद्या दा जाया, धन्य भाग खटकण कला तो, उनका जो गांव है, धन्य भाग खटकण कला तो जग में प्रकाश को आया। झेलम दियां लहरां बोल उठी, झेलम दियां लहरां बोल उठी, गज़लां दियां बहरां बोल उठी, पिंडां विच जगी पुकारा जद खुद शहरां शहरां बोल उठी। सोए मुल्क विच बलिदाना दा, सोए मुल्क विच बलिदाना दा, शुरू किया जगराता। ओए वीर भगत सिंह वे तेरे नाल जुड़ गया नाता। एक पूरा लंबा गीत लिखा है। चलिए, ये बयान है और ये आप ही का है। तो अगर वो सोचते हैं कि हमला करके, वहां उपद्रव करके वो अमेठी की चुनौती से बच जाएंगे, तो शायद वो गलतफहमी में है। अगर वहां कुछ भी होगा, नहीं अगर कुछ भी होगा तो भी हम वहां जाने से वाले हैं नहीं। अब वहां से लौटने का तो एक ही तरीका है कि वो हमें जीवित ना लौटाएं, तो हम लौट सकते हैं, तो परिवार वाले ले जाएंगे, अन्यथा जब तक जीवित हैं अमेठी तो चुनाव लड़ेंगे। क्या फिर से चुनाव लड़ने की इच्छा है उत्तर प्रदेश से, और आप ये चाहेंगे कि पार्टी वहां पर चुनाव लड़े, तो आपको आपका चेहरा सामने करके उत्तर प्रदेश का चुनाव लड़े? जब मैं संगठन में आया तो मैंने तय कर लिया कि मैं कप्तान के अनुसार चलूंगा। मुझसे कहा गया कि अमेठी आप जाइए, क्योंकि उस समय परसेप्शन बैटल था, कांग्रेस बिना मांगे समर्थन दे रही थी, पूरी दिल्ली में पूरे देश में परसेप्शन था कि हम कांग्रेस के साथ हैं, और ये हुआ कि आपको राहुल गांधी और सोनिया गांधी के खिलाफ लड़ना पड़ेगा। मुझसे कहा गया कि आप जाइए, चुनाव लड़ना मेरी इच्छा में तब भी नहीं था, पर मैं गया, पूरी शक्ति के साथ लड़ा और शक्ति के साथ ही हारा। ठीक से मेहनत की, लौटा नहीं। आपकी इच्छा क्या उत्तर प्रदेश जाने की है कि नहीं? अमेठी बुला रहा है कि नहीं बुला रहा है? अमेठी ने मुझे रिजेक्ट किया, इसको स्वीकार करने में क्या दिक्कत है? एक राष्ट्रवादी मुझसे पूछ रहे थे कि आप हारे, अरे भाई 2 बार जमानत तो अटल बिहारी वाजपेयी जी की भी जब्त हुई, भाई मथुरा में जब्त हुई और लखनऊ में जब्त हुई। कुमार विश्वास ने अमेठी के लोगों को धोखा दिया। नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा आप कह रहे हैं। कहा कि मैं आपके साथ रहूंगा और छोड़ के चले आए। नहीं, मैंने कहा मैं हारूं या जीतूं, ना मैं हारा ना मैं जीता, आप इसे शाब्दिक जाल माने, ये सत्य है। मैं रिजेक्टेड था, डिजेक्टेड था। क्या जो रिजेक्टेड होता है वो हारता नहीं है? नहीं, हारे तो सब हारे, तो 16 लोग 19 लोग हारे ना उसमें। मैं हारा। और आप अमेठी को छोड़कर चले नहीं, छोड़ के नहीं आया। अमेठी बहुत प्यारे लोग हैं, बड़े अच्छे लोग हैं, मन के अच्छे लोग हैं, जो राजनीतिक षड्यंत्र के शिकार हैं, उन्हें बड़े योजना पूर्वक पिछड़ा बनाया गया है उनके जीवन। मैंने भी उनको छोड़ दिया है। नहीं, मैंने नहीं छोड़ा, आप तो उनको संभाल लिया है। उनको तो मां नहीं मिल गई है स्मृति जी, वो कह रही मैं वहीं जाऊंगी, लगातार जाती है। केंद्रीय मंत्री कुछ भी पैसा दे सकते हैं, जो चाहती हैं करती हैं। वो येल से पढ़ के आई हैं, इतनी विदुषियां, इतनी डिग्रियां हैं, मैं कहाँ बेपढ़ा लिखा आदमी, कुल PhD हूँ। आपने हाल ही में अपना जन्मदिन बनाया, और इतना बनाया कि शहर भर में एक तरीके से चर्चा हो गई। और आप भी बिल्कुल उन श्रेणी में लोगों में आ गए हैं जो अपने बर्थडे बनाते हैं तो शहर भर में, देश भर में चर्चा होती है, न्यूज़ चैनल्स पे खबर चल जाती है। ये शौक आपको कैसे हुआ? मैं आपको सूचना दूं कि मैं उत्सव धर्मी व्यक्ति हूं। इस आंदोलन से पहले भी मेरे घर पर साल में 4 या 5 बड़ी पार्टी होती थी, लेकिन चूंकि इस साल सरकार जीत गई, पिछले साल भी हुआ था मेरे घर पर, लेकिन 67 विधायक आए, पार्टी के नेता आए, कुछ और बहुत सारे लोग आए, छोटा सा घर था, उसमें संभाला नहीं गया, तो सोचा इस बार एक थोड़ी जगह ले लो, तो 25,000 रुपये के किराए पे एक जगह ले ली कुछ साथियों ने कि यहाँ मना लेंगे। तो आप लोगों के लिए चर्चा का विषय बन गया। बाकी मेरे पैदा होने में मेरी कोई प्रतिभा योग्यता तो है नहीं, वो तो नियति ने तय किया और माता पिता ने तय किया। आपने अपने जन्मदिन की बड़ी भरपूर एक्सप्लेनेशन दी, शब्दों के जाल में तो आपको हराया नहीं जा सकता। मुझे लगता है आपकी राजनीति में फ्लिप फ्लॉप होता है,
कभी आप गायब हो जाते हैं, फिर आप प्रकट हो जाते हैं, कुछ डिमांड पूरी हो जाती है तो प्रकट हो जाते हैं। ब्लैकमेलिंग की राजनीति है कि आपके आम आदमी पार्टी के नेता कुछ दिखे ही नहीं उसमें, खासकर अरविंद केजरीवाल जी, इतना गुणगान किया आपने उनका अपने शब्दों में, तो ये क्या राजनीति है ये? हमारे 67 विधायक हैं, 67 में से मेरे ख्याल से 62-63 उसके अंदर थे। अब उसमें अरविंद की अपनी व्यस्तताएं रहती हैं। क्या हम उनको इतना छोटा समझते हैं कि वो किसी के आने ना जाने की वजह से निर्णय करेंगे? और दूसरा ये है कि मेरे को क्या इसमें समझौता करना है, क्या करना है। मैं सबसे ऐसी जगह पर हूं जहां मुझे कुछ नहीं चाहिए। मुझे किसी भी प्रकार की कोई लालच और महत्वाकांक्षा मेरे अंदर है नहीं। बीच बीच में नाराज क्यों हो जाते? किससे नाराज हो जाता हूं? मैंने आज तक कोई ऐसा काम नहीं किया ऐसा लगे मैं नाराज हूं। हाँ, अपनी बात रखना एक खराब बात कैसे है? ये कैसे हो जाए कि हम सब चंदा मामा हो जाएंगे? भारतीय जनता पार्टी में सुब्रमण्यम स्वामी, कांग्रेस में मणिशंकर अय्यर, वही स्थिति कुमार विश्वास की आम आदमी पार्टी में होती जा रही है कि पार्टी ना उन्हें निगल पाती है ना उगल पाती है। और इसलिए एक बड़ा शक्ति प्रदर्शन करके कुमार विश्वास ये बताना चाहते हैं कि उनकी लोकप्रियता समाज में और सारे वर्गों में, सारी पार्टियों में इतनी है, इसलिए आम आदमी पार्टी के नेतृत्व सावधान रहे। क्या ये इरादा था? आम आदमी पार्टी की ताकत मेरे को लेके क्या है? मेरे को लेकर यह है कि जो संकट के समय हो उसमें मैं काम आऊँ। मेरे को यह है कि मेरी जो क्षमता है बोलने की, कम्युनिकेशन की, बात कहने की, वो काम आए। मेरे को लेकर यह है कि जो मेरी स्वीकार्यता है दूसरे दलों में, दूसरे लोगों में, व्यक्तियों में, उसका प्रयोग किया जाए। और मैं आपको यहाँ ऑन रिकॉर्ड तो बता नहीं सकता, इस संगठन ने, इस सरकार ने, इन लोगों ने, साथियों ने, सब जब ऐसा हुआ तब मेरा प्रयोग किया और मैंने उसको कहा है कि हाँ मुझे बताइए मुझे क्या काम करना है। अब उसमें ओम प्रकाश माथुर का सवाल उठ गया। अब वो अगर आ गए आशीर्वाद देने, मिल लें, तो ये तय हो गया कि मैं यूपी में सीएम कैंडिडेट हो रहा हूं भाजपा का, या मैं यूपी ये कैसी बात है भाई? हमारी मुद्दों से लड़ाई है, व्यक्ति से थोड़ी लड़ाई है। हमारी क्या लड़ाई है नरेंद्र मोदी जी से? हमारी क्या लड़ाई है किसी दूसरे आदमी से? राहुल गांधी से मेरी क्यों लड़ाई होगी? मैं तो ए खुदा हो क्या ना, हाथ में खंजर नहीं आंखों में पानी चाहिए। ए खुदा दुश्मन भी मुझको खानदानी चाहिए। मैं राहुल गांधी से किस विषय पर बातचीत करूंगा? ना मैं उनसे लिटरेचर पे कर सकता, ना मैं फिल्मों पे कर सकता, ना किसी काम पे कर सकता। चमचागिरी में कर नहीं सकता। तो लड़ने इसलिए गया कि वो मुद्दा गलत है, डायनेस्टी रूल गलत है, इसलिए लड़ने के लिए गया। अन्ना हजारे के आंदोलन के दौरान मंच पे जो प्रमुख लोग दिखते थे, जो पार्टी में भी आए, 4 नाम लूँगा: अरविंद केजरीवाल, प्रशांत भूषण, कुमार विश्वास और मनीष सिसोदिया। प्रशांत भूषण पार्टी से बाहर हो चुके हैं, अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री हैं, मनीष सिसोदिया डिप्टी सीएम हैं, कुमार विश्वास कहाँ हैं? मैं मुख्यमंत्री। ये सवाल मैंने इसलिए नहीं पूछा कि आप किसी पद पर हैं या नहीं। सवाल पार्टी की विचारधारा, इतनी देर से जितना भी आप बोले हैं उसमें से अगर आपका चेहरा हटा दिया जाए तो ऐसा लगता है कि भाजपा का कोई प्रवक्ता बोल रहा है। आप जो कुछ कहते, आलोचना में कहते हैं भाजपा की, आरएसएस की, उसमें भाव ये होता है कि असली दुकान इधर है, वो नकली है। तो मैं मानता हूं कि मैं पार्टी में सबसे पीछे का कार्यकर्ता हूं। मैं मुख्यमंत्री हूं, मैं उप मुख्यमंत्री हूं। मैं मानता हूं कि मैं उसमें सब कुछ हूं। यानी कुछ नहीं हूं? नहीं, मैं सुबह उठता हूं तो सबसे ज़्यादा साथी से मिलता हूं। उसके बाद मुझे कुछ काम होता है तो मैं सेक्रेटरीट बुलाया जाता हूं तो मैं चला जाता हूं। मुझे अगर पार्टी बुलाती है, आज भी मीटिंग है यहाँ से निपटने के बाद, फंड की मीटिंग है और बाकी चीज़ों की मीटिंग है जिनमें चर्चा होगी, मैं वहाँ चला जाऊँगा ऑर्गेनाइजेशन की मीटिंग में। ये बार बार जो आप संघ और भाजपा की भाषा बोलते हैं उससे ये एक ध्वनि निकलती है, बहुत से लोगों को लगता है कि आप हैं आम आदमी पार्टी में, लेकिन आपका मन, आपका दिल जो है, दरअसल क्या है कि भारतीय जनता पार्टी ने कुछ चीज़ों को, जैसे धर्मनिरपेक्षता है, उसको कांग्रेस ने पेटेंट करा रखा है और उनसे बड़े दुश्मन धर्मनिरपेक्षता के आज तक पैदा नहीं हुए। ऐसे ही राष्ट्रवाद जैसे पवित्र शब्द का सबसे ज्यादा अभद्रता के साथ इस्तेमाल किया है तो इसी परिवार ने किया है, दक्षिणपंथियों के भाजपाइयों ने। तो मुझे उसका कष्ट होता है। तो मेरा कहना है कि विपक्ष का मतलब विरोध थोड़ा ही है। भारतीय जनता पार्टी छद्म राष्ट्रवाद को, फर्जी राष्ट्रवाद को पोषण करती रही है। पहले धर्म का करती थी, अब राष्ट्रवाद का। तो मुझ जैसे व्यक्ति को खड़ा होकर तो उन्हें बताना पड़ेगा कि राष्ट्र की असली परिभाषा ये है, जो तुम दे रहे हो वो नहीं है, तुम्हें तो पता ही नहीं है। लोकतंत्र जो है वो करीब 2000 साल पुराना है। आज दुनिया भर में इस पर डिबेट चल रही है बहुत। एक बात जो ये बताती है कि भाई लोकतंत्र में कुछ नेताओं के पास बहुत ज़्यादा पावर आ जाती है और जिम्मेदारी बहुत कम। उससे बचने के लिए कोशिशें हो रही हैं कि भाई लोगों को भी शामिल करें। जो कोशिश यहाँ शुरुआत में आपने कर दिखाई, पर उसमें मुश्किल आती है कि लोग फिर बहुत ज़्यादा डिमांड करते हैं। और मुश्किल इसलिए भी आती है क्योंकि नेताओं को क्लैरिटी नहीं होती कि वो क्या कर सकते हैं और क्या नहीं। इस पर दुनिया भर में चर्चा चल रही है। आम आदमी पार्टी भी इसी का शिकार लगती है। मैं बात कर रहा हूँ, आपने तय किया कि भाई हम लोगों की सीधी बात सुनेंगे। इतने लोग आए कि आप उसको संभाल नहीं पाए जी। दोबारा उस गली की तरफ आप मुड़े ही नहीं।
हमको इस बात का बिल्कुल अहंकार नहीं है कि हम विष्णु के अवतार हैं, संपूर्ण कलाओं से दीक्षित हैं। हम सामान्य मनुष्य हैं। बिल्कुल हमने एक ऐसा प्रयास किया कि हम जनता से जुड़ें। कानून व्यवस्था या ऐसी व्यवस्था में हम उसे संभाल नहीं पाए। सबने देखा इसमें क्या नई बात है, फुटेज है। उसका एक सिस्टम डेवलप किया चीफ मिनिस्टर ने और एक ग्रीवेंसेस सेल बनाई जिसमें बाकायदा सुबह सैकड़ों लोग आके अपनी बातें कहते हैं और पूरी सेल एक है। क्या देश में असहिष्णुता है? क्या किसी परिस्थिति में लेखकों को पुरस्कार वापस करने चाहिए या नहीं करने चाहिए? पहली बात, मुझे आज तक नगर पालिका भी पुरस्कार नहीं मिला, नगर पालिका का भी, और मैं बड़ा खुश हूँ। और जैसे मेरे कर्म है उसमें लग नहीं रहा कभी मिलेगा। पुरस्कार देना ना लौटाना ये उनका निजी विषय है। रविन्द्रनाथ टैगोर ने भी उपाधि लौटाई थी और बहुत सारे लोगों ने लौटाई है। वो अपना खेद, अपना आक्रोश कैसे व्यक्त करें वो उनकी निजी क्षमता और उनकी क्रिएटिविटी पर निर्भर है। जहाँ तक सहिष्णुता असहिष्णुता का कहना है, दोनों तरफ के कुछ अतिवादी लोग हैं। पूरी तरह से देश असहिष्णु नहीं है, लेकिन कम से कम इतना सहिष्णु तो हो कि किसी चैनल पे एक आदमी अपनी पत्नी से हुई बातचीत को सार्वजनिक रूप से कह दे तो आप उसे गद्दार कह देंगे, आप उसके पोस्टर पे जूते मारेंगे, आप कहेंगे तो पाकिस्तान चले जाए। ये ठेकेदार हैं क्या? राष्ट्र की मुख्य धारा में आओ। ये गंगा जी के बीच में खड़े हैं कि तुम यहाँ आओ। इन्होंने बनाया देश, इन्हें पता है। नाखून नहीं कटाया इन्होंने इस देश की आज़ादी के लिए, ना मैंने कटाया। जिन्होंने कटाया वो बड़े लोग थे। तो ये कौन डीलर आ गए नए तय करने वाले? तो मेरा कहना यह है कि असहिष्णुता इतनी तो है कि एक मुनव्वर राणा बनाने में, एक मंगलेश डबराल बनाने में, एक राजेश जोशी बनाने में, एक बड़ा फिल्मकार बनाने के लिए हजारों करोड़ों लाखों लोग लगते हैं। और उसमें अगर देश के संस्कृति मंत्री कहें कि गलत लोग थे, इनको गलत चला गया था, वापस दे दो, तो बड़ी खराब बात है भाई। क्या आपको निजी तौर पे लगता है कि मोदी जी देशभक्त है, या जो फर्जी राष्ट्रवादी जो आपकी कैटेगरी थी उसमें आते हैं वो? नहीं, देश के प्रति उनका समर्पण है, पर फर्जी राष्ट्रवादी तो उनके थ्योरी है ना उन लोगों के यहाँ। भाई राम क्या थे? कसम राम की खाते हैं, मंदिर वहीं बनाएंगे। पिताजी की किसी ने नहीं खाई, क्योंकि पिताजी अजर अमर नहीं है। उनकी कसम खाएंगे तो कुछ उल्टा ना हो जाए। राम अजर अमर है, तो राम तो वहीं टाट में है। ये मेरा कहना यह है कि संवेदना के जो इश्यूज का दो तरह की राष्ट्रवादिता है। एक तो राष्ट्रवादिता जर्मन वाली है, राष्ट्र राष्ट्र आर्य रक्त अपने प्रयोग के लिए करा, उसके बाद काम खत्म हो गई। और एक है इस देश के जल जंगल जमीन, इसका आम आदमी, बंगाल से छत्तीसगढ़ से आने वाली छोटी बच्चियां इस देश के घरों में काम कर रही हैं। इस देश में इतने सारे लोग कुपोषण से मर रहे हैं, यहाँ का दोहन चल रहा, लूट चल रही है। इसको कौन संभालेगा राष्ट्र को? सवाल का जवाब नहीं दिया। सवाल का जवाब भी कह रहा हूं। फर्जी राष्ट्रवादिता का जो गैंग है उसके वो सरगना है भाई। वो अगर दो सेठों को लेके विदेश में घूम रहे हैं, आप देखिए कोई भी दौरा हो, वो दो सेठ जी उनके साथ सजा मिलेंगे। अरे आपको इससे बेहतर था कि आप देश में एपीजे अब्दुल कलाम पर बहुत काम किया, कितने दिन सलाह मांगने के लिए गए आप? वहां 28 साल के लड़के के चरणों में जाके तो गिर गए कि तू भारत में काम कर ले, गले भी मिल लिए, वो मिलना नहीं चाह रहा था, जबरदस्ती खींच लिया, आदमी हटा दिया बीच में। राम ने तो लक्ष्मण से रावण तक के लिए कहा था कि ज्ञानी है, नीतिज्ञ, इसके पास में बैठो, क्योंकि राहत भाई का शेर है, न किसी राहबर न रहगुजर से निकलेगा, हमारे पांव का कांटा हम ही से निकलेगा। इसी गली में वो बूढ़ा फकीर गाता है, तलाश कीजिए खजाना यहीं से निकलेगा। तो जहां भारत है, जहां राष्ट्र है, वहां जाइए ना। ये विदेश में समय बिताने से हिंदुस्तान में उजाला नहीं। यार 2 साल में कौन सा काम कर लिया? सेंसेक्स कर लिया, व्यापार कर लिया, सीमाएं सुरक्षित कर ली, पाकिस्तान को आईना दिखा दिया, अपनी पार्टी बांध ली, देश में सामाजिक समरसता ले आए, दंगे कम हो गए, देश में घृणा कम फैल गई। कौन सा ऐसा काम कर लिया जिसको लेके घूम रहे हैं कि भाई ये काम बहुत महान कर लिया? प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये दौर है रैपिड फायर का। तो कुमार 5 सवाल, हर सवाल के साथ 2 ऑप्शन, और ये भी कि आप चाहें तो कह सकते हैं कि पास, इस सवाल का जवाब मुझे नहीं देना, कोशिश करता हूं, और 5 में से 3 जवाब दें तो ये इनाम आपके लिए एबीपी न्यूज़ की तरफ से। शुरू करें। पहला सवाल, राहुल गांधी का जेएनयू जाने का फैसला सही था या गलत? गलत था। ये तो बड़ा आसानी से आपने जवाब दे दिया। बिल्कुल गलत था, और उसका कारण है कि राहुल गांधी, उनका मुहावरा जो मैंने बोला था वो सत्य है। देश पेन में होता है, वो स्पेन में होते हैं। ये क्या है, वो आके अचानक बीच में अचानक खबर चलती है वो देश में है नहीं, फिर फोटो दिखाए जाते हैं कि उत्तराखंड के जंगलों में दिखाई दिए, जैसे होता है ना कि तेंदुआ दिखाई दिया मुंबई के बाहरी इलाकों में। फिर वो अचानक आके बताते हैं थाईलैंड गया था, मैं चिंतन करने गया था। चिंतन तो भारत में ही कर लेते। तो ऐसे में वो आके अचानक ये दिखाते हैं, उन्हें पता भी नहीं होगा कि विमर्श क्या है, विषय क्या है, जेएनयू का क्या थॉट प्रोसेस है, बात क्या हुई है। चलिए दूसरा सवाल, एक तरीके से आप पार्ट टाइम पॉलिटिशियन हैं आम आदमी पार्टी में, तो वो इसलिए हैं कि आपको आपके मन मुताबिक जो भूमिका चाहिए वो नहीं मिली, या आपको लगता है कि अरविंद केजरीवाल की चमक के आगे मैं बिल्कुल खत्म हो जाऊंगा, मैं खो जाऊंगा? आपको ऐसा लगता है मैं फुल टाइम पॉलिटिशियन हूं, पर वो दैनिक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठना,
शाम को जो 6 बजे वो एक विमर्श होता है कि गरीबी की रेखा पे बहस शुरू होती है और रेखा की गरीबी पे ख़त्म होती है, उसमें आके मैं चे करूँ लगातार, वो अब मेरे पास उतना समय नहीं होता है, क्योंकि मुझे अपना घर चलाने के लिए कुछ काम भी करना पड़ता है, शोज़ भी करने पड़ते हैं। फिर पूछ रहा हूँ कि आप ये जो आम आदमी पार्टी में पार्ट टाइम पॉलिटिशियन की भूमिका में हैं, आपका डिक्लेरेशन ही गलत है। वो इसलिए है कि आपके पास मन मुताबिक काम आपको पार्टी ने नहीं दिया है, या आपको लगता है कि अरविंद केजरीवाल की चमक के आगे मैं बिल्कुल खत्म हो जाऊंगा? पहली बात तो अरविंद की चमक तो नेता की है ही भाई, लीडर तो वो हमारे लीडर हैं, वो तो रहेंगे ही, लेकिन काम तो मुझे मिला हुआ है। तो आपको आपका प्रश्न ही गलत है, इसका उत्तर क्या देना? ये तो आपके यहाँ किसी ने कहा भी नहीं होगा कि प्रश्न गलत है। जी, ये हमारे यहाँ कह चुके हैं, बीजेपी के नेता कह चुके हैं। ये प्रश्न गलत है, पास है, ये प्रश्न गलत है, पास। चलिए, आम आदमी पार्टी में नंबर 2 कौन है, मनीष सिसोदिया या संजय सिंह? मेरे ख्याल से हमारे एक नंबर 1 है जो हमारे लीडर हैं, उसके अलावा सभी नंबर 2 हैं। मनीष सरकार में नंबर 2 की पोजीशन पे है, उप मुख्यमंत्री में है। संजय भी बहुत मेहनती साथी है, अभी पंजाब के काम देख रहे हैं संजय, और बाकी सभी मेरे ख्याल से ऐसी कोई नंबर 2 की पोजीशनिंग का वहाँ झगड़ा नहीं है। जब कभी भी संवाद की बात होती है तो 5, 7, 8 लोगों को कॉल किया जाता है कि यार बैठो बात करनी है, उसमें मनीष भी आते हैं, संजय भी आते हैं, मैं भी जाता हूँ, गोपाल भाई भी आते हैं, सभी लोग बैठते हैं। मनीष सिसोदिया या संजय सिंह? निश्चित रूप से मनीष। 3 में से 2 सवालों के जवाब दे दिए। हाँ बिल्कुल, मैं बाकी के भी दूंगा। भ्रष्टाचार की लड़ाई में बड़ी भूमिका किसकी रही, अन्ना हजारे की या अरविंद केजरीवाल की? अन्ना हजारे। अन्ना हजारे के आंदोलन से ही ये विमर्श बना कि आज दिल्ली में सरकार है। इसमें बिल्कुल गलत है अगर मैं ये कहूँ कि अरविंद की प्राइमरी भूमिका थी। अरविंद उस पूरे आंदोलन के स्ट्रेटेजिस्ट थे, उन्होंने बनाया, उन्होंने पहली बार सोचा कि अन्ना को लाया जाए, उन्होंने उसका फ्रेमवर्क बनाया, मंच लगने से लेके कौन बोलेगा इस तक में उनकी सब भूमिका रही। लेकिन उसका फेस, उसके आइकन, उसके प्रेरणा स्रोत जिन्हें देखे हजारों लाखों लोग रोए, जिनको अनशन पर देखकर लोगों के मन में करुणा जागी और भ्रष्टाचार घर घर का विमर्श बना, वो अन्ना की वजह से बना। निश्चित रूप से अन्ना उसके फेस रहे। चलिए, 4 में से 3 जवाब हो गए। एक आपने सवाल गलत पूछा, वरना वो भी मैं बताता। भविष्य में आप खुद को कहां देखते हैं, लोकसभा में या राज्यसभा में? मैं तो दोनों जगह देखना चाहता हूं। राज्यसभा अपर हाउस है, अच्छा सदन है, हमारी पार्टी के पास 3 सीटें भी हैं, लोग ऐसा मानते हैं, मैं भी ऐसा मानता हूं। इसमें हिपोक्रेसी क्यों करूं कि नहीं पार्टी जो कहेगी। मैं चाहता हूं कि मैं वहां जाऊं और मैं वहां बात बोलूं और उस जगह अपनी बात प्रभाव क्षमता के साथ रखूं। अगर पार्टी ये कहे कि 19 में मुझे चुनाव लड़ना पड़ेगा जैसे पहले लड़ना पड़ा, और लोकसभा में अमेठी जैसा ना हो, लोग मन दे दें मुझे, मैं लोकसभा में भी जाना चाहूंगा, उसमें क्या। और पार्टी के दोनों में नहीं जाना तो ठीक है भाई, जो काम दिया जा रहा है वो काम कर लूंगा, उसमें क्या है। आप दोनों में से कहां जाना चाहते हैं? लोकसभा चुनाव तो 19 में आएगा, तो मैं चाहता हूं कि मैं राज्यसभा में जाऊं, मैं अपनी बात कहूं, मेरी पार्टी मुझे वहां भेजे, और मुझे लगता है पार्टी का भी मन होगा। इसमें क्या झूठ बोलना, ये बड़ा हिपोक्रेसी है। नहीं पार्टी विचार, अरे पार्टी तुम खुद ही हो यार, 5-6 आदमी, 10 आदमी, 100 आदमी बैठ के विचार करोगे, खुद ही तय कर लेना ये जाएगा कि ये जाएगा, इसमें क्या दिक्कत है। कोई और चला जाएगा तो भी क्या दिक्कत है। चलिए, तो ये एक तरीके से हेडलाइन बन गई हमारे लिए। क्या आपके लिए तो पूरे में से कुछ भी हेडलाइन बन सकती है कि अन्ना है प्रमुख चेहरे, अरविंद नहीं, ये भी बन सकती है, इसमें क्या दिक्कत है, ये बड़ी हेडलाइन है। जबकि मैंने कहा कि अन्ना प्राइम चेहरे हैं, अरविंद उस पूरे आंदोलन के प्रोडक्ट हैं और उन्हीं पर देश की उम्मीदें हैं। सैटरडे में आप अन्ना वाली चला लो और संडे में फिर आप ये वाली चला लेना, आपके दोनों की सुविधाएं हैं टीआरपी। चलिए, आपका बेस्ट शो आया है, आपको बधाई कि आपका नंबर 1 शो आया, आप नंबर 1 एंकर हैं। तो अब ये बना रहे शो इसके लिए कि दोनों हेडलाइन बहुत अच्छी हैं इसके। धन्यवाद। मैं बड़ी विनम्रता से आपके दर्शकों को भी कहना चाहता हूँ, ये जगह जहाँ मैं बैठा हूँ, यहाँ मेरे ख्याल से मुझ जैसे सामान्य लोग कम बैठते हैं। यहाँ वही लोग बैठते हैं जो सूट भेज रहे थे, जो खानदानी राजा हैं, या वो हैं जिनके पिताजी पहले इस लोकतंत्र के निर्वाचित राजा हो सके। हम जैसे लोग बहुत कम आए हैं और ये राजनीति की वजह से आए हैं। मैं कविता में कुछ भी लिख लेता, मैं यहाँ ना बैठता, मुझे पता है अपने बारे में। तो हम बहुत सामान्य लोग हैं, हमसे गलतियाँ भी हो सकती हैं, हमसे अपराध भी हो सकते हैं, लेकिन हमारे अंदर जो एक छोटा सा शिशु है उसकी परिरक्षा करना आप सबकी भी जिम्मेदारी है, देश की भी जिम्मेदारी है, हमारी तो जिम्मेदारी है ही कि मुर्दा लोहे को भी औजार बनाने वाले, अपने आंसू को भी हथियार बनाने वाले, हमको बेकार समझते हैं सियासतदान, मगर हम हैं इस मुल्क की सरकार बनाने वाले। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई आपको। मैंने जीता है, हासिल किया है, आपने जीता है। बहुत बहुत। प्रेस कॉन्फ्रेंस में आज इतना ही, अगले हफ्ते मिलेंगे एक और खास मेहमान से। तब तक ताजा खबरों के लिए देखते रहिए एबीपी न्यूज।